हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पॉलिटी की नई सीरीज पर जो हमारा पहला टॉपिक है फंडामेंटल राइट। वेरी इंटरेस्टिंग। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, आपको यहाँ पर बेस्ट मेथड में और एक फ्लो चार्ट टैग लाइंस को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर पूरी पीपीटी बनाई हुई है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो इससे फंडामेंटल राइट पर आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, ये हमारा नया इनिशिएटिव है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जस्ट लाइक एसएससी की बात कर रहे हो या यूपीएसआई या आप सेंट्रल लेवल पर डिफेंस लेवल के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यू आर ओ या यूपीपीसीएससी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप सभी के लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो आज का जो सेशन हमारा है वो है फंडामेंटल राइट का। हमने इससे पहले पॉलिटी का एक वीडियो बनाया हुआ है जिस पर हमने डिस्कशन किया हुआ है, डिटेल डिस्कशन, सिलेबस का डिस्कशन कर लिया है। अब आप यहाँ पर जो हमारा सिलेबस पॉलिटी का डिस्कशन हुआ है उसी में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइट किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पॉलिटी में कैसे आपको कमांड्स बनानी है, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ऑल दैट वी हैव डिस्कस देयर। यहाँ पर हम आज मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल का टॉपिक ले रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में 100% आपको यहाँ से एक क्वेश्चन तो मिलना है। सिंगल क्वेश्चन तो मिलेगा, कई बार दो या दो से ज़्यादा भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आज फंडामेंटल राइट के बारे में डिटेल डिस्कशन देखने वाले हैं। दो पार्ट में आपको वीडियो रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम लगभग कवर कर लेंगे राइट टू फ्रीडम तक यानी स्वतंत्रता के अधिकार तक, और सेकेंड पार्ट में हम फंडामेंटल राइट कंप्लीट फिनिश कर देंगे। अगर पॉसिबल होगा तो इसके बाद एक एमसीक्यू की सीरीज भी लेकर आएंगे जिसमें हम आपको 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो अगर आप जीएस की समस्या से सफर कर रहे हैं तो दैट विल बी इजियर, आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो होने वाले हैं। और मैं सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, सभी सेक्शंस के वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो लेट्स डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट। देखिए, मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंडामेंटल राइट। क्योंकि अगर आपके पास बेसिक राइट्स ही नहीं होंगे, ये वो बेसिक राइट्स हैं जो किसी भी सिटीजन्स को, आपको जीने के अधिकार के तौर पे, आपको स्वतंत्रता के अधिकार को, आपको समानता के अधिकार को की रक्षा करते हैं। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट को हटा दिया जाए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री से तो यह मान लीजिए इज जस्ट द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो कुछ ऐसी बात है। लेट्स डिस्कस। आज हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बनता है कि फंडामेंटल राइट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर डिस्कस किया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में, आपका किस पार्ट में डिस्कस किया गया है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन बनता है हमारा फंडामेंटल राइट को लेकर के। हमारा फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको मालूम होगा, मैं बेसिक इंट्रो थोड़ा सा दे देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लगेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आपके 395 आर्टिकल्स हैं। ये मेन आर्टिकल हैं आपके, ठीक ध्यान रखिएगा, मेन आर्टिकल्स हैं आपके। लेकिन प्रेजेंट में 450 से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन आपको धीरे धीरे एक आर्टिकल्स का जब वीडियो लेकर आऊँगा तो वहाँ क्लियर होगा क्या है। टोटल 22 पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग थे, लेकिन इनिशियली ये हमारा था, आज 25 पार्ट्स हो चुके हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कैसे, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो पार्ट 4 है उसमें पार्ट 4 का ए यानी कि का भी ऐड हो चुका है, तो इसको एक इंडिविजुअल अगर हम ऐड करते हैं तो इस प्रकार टोटल 25 पार्ट्स हो गए हैं। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियां थी, शेड्यूल थी, लेकिन प्रेजेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल यानी अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स था, उन्हीं में से हम आर्टिकल और पार्ट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स की बात की जा रही है तो उसमें आपका पार्ट 3 में यानी कि पार्ट 3 जो हमारा है, भाग जो हमारा 3 है, भाग 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है फंडामेंटल राइट के बारे में। भाग 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है फंडामेंटल राइट के बारे में। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात करता है वो बात करता है फंडामेंटल राइट को लेकर के। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बैकग्राउंड, हमारे हिस्ट्री में कैसे इसका स्टार्ट हुआ और कहाँ कहाँ से स्रोत हमें मिले। फिर हम भारत के संविधान में किस आर्टिकल, किस भाग में, और उनका बेसिक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट, ये इंट्रो के तौर पे हो चुका है, अब हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट किस पार्ट में, तो आप बोलेंगे पार्ट 3 में है। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 हमारे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर शुरुआत देखेंगे तो एक बहुत ही बेसिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बनता है हमारा, जो फंडामेंटल राइट है
उसे संविधान का यानी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा वो दस्तावेज था जो सबसे पहले किसी देश में, जो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लोगों के अधिकारों को लेकर एक बनाया गया कागज का दस्तावेज था। इसीलिए इसे हम जहां पर अधिकार दिए गए हमने उसको मैग्ना कार्टा का, और भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई, इसलिए भारतीय संविधान का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब बहुत ज्यादा आप डिटेल मत आइएगा इसका, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ब्रिटेन में, यानी कि ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे तो 1215 में सबसे पहला मैग्ना कार्टा बनाया गया था इंग्लैंड में अधिकारों को देने के लिए, वहां के लोगों को। अब आप इमेजिन करिए, हम 1950 में हमारा देश आजाद हो रहा है और उसके बाद हमें फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं, एफआर मिल रहे हैं, और 1215 में ब्रिटेन इस लाइफ स्टाइल को जी रहा था। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितना आगे था वो। ठीक है, इसके बाद बिल ऑफ राइट्स इंग्लैंड में लाया गया 1689 में पहली बार। 1776 में जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था, उस समय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया अबाउट फंडामेंटल राइट। इससे ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। इस यूएस बिल लाया गया 1798 में, और 1950 में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में से ऐड किया गया। दो फैक्ट ध्यान रखिएगा, 1215 में मैग्ना कार्टा लाया गया था और 1776 में अमेरिका में डिक्लेयर किया गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेरिका से ही लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। पहले तो बेसिक बहुत ही है, डेप्थ में अक्सर क्लासेस में ये नहीं बताया जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया। अब आता है बैकग्राउंड कि इंडिया में कहां से आपको दिखाई पड़ता है कि भारत में अधिकारों की मांग की बात की जाने लगी थी। तो ध्यान रखिएगा, अधिकारों की मांग जो है, राइट्स की मांग भारत में सबसे पहले एनी बेसेंट के द्वारा 1895 में उठाई गई थी। ये बैकग्राउंड है, 1895 में उठाई गई थी। इसके बाद आपने सुना होगा, जब हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो हम डिस्कस करने वाले हैं, 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो फादर थे मोतीलाल नेहरू, उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी नेहरू रिपोर्ट बनाने की। अभी वो बैकग्राउंड हिस्ट्री का है, अभी उस पर नहीं जाते हैं। तो उन नेहरू रिपोर्ट में भी फंडामेंटल राइट यानी एफआर का डिस्कशन हुआ है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर बहुत अच्छा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया इनमें से किसमें फंडामेंटल राइट का वर्णन नहीं मिलता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। फिर 1931 में कराची में कांग्रेस का सेशन होता है। अच्छा, आपको मालूम होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किस कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की गई थी, वो कराची सेशन ही था। तो कराची प्रस्ताव में 1931 में जब प्रस्ताव आया तो उसमें भी फंडामेंटल राइट की बात की गई, और फिर उसके बाद संविधान सभा में फंडामेंटल राइट की तो बात की गई थी। सो दैट इज अ बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री हमारा, जो भी इस फंडामेंटल राइट के बारे में है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड हम फंडामेंटल राइट के बारे में, इस डिटेलिंग। तो फंडामेंटल राइट के बारे में अगर हम डिटेलिंग डिस्कशन करने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज आता है भारतीय संविधान के भाग 3 में, यानी कि हमारा जो पार्ट 3 है उसमें हमारे फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट को मैं शॉर्ट फॉर्म में एफआर लिख लूंगा, मौलिक अधिकारों को। ठीक है, तो आप इतना तो अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। और जो भी हिंदी के एस्पिरेंट्स हैं, मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करूंगा, वर्ड्स का बाकी लिखा हिंदी में, लेकिन आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड्स पे भी कमांड बना के चलिए। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 हमारे फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, इस फंडामेंटल राइट का सोर्स क्या है, तो सोर्स याद रखिएगा, यानी कि जो सोर्स, यानी कि सोर्स हमारा क्या है, कहाँ से हमने लिया है, तो ध्यान रखिएगा यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से हमने लिया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम आपसे कहते हैं भारतीय संविधान में टोटल फंडामेंटल राइट की संख्या कितनी है, संख्या यानी कि नंबर्स कितने फंडामेंटल राइट की, तो ध्यान रखिएगा फंडामेंटल राइट जब मूल संविधान में ऐड किए गए थे तो उस समय टोटल आपके 7 थे। टोटल फंडामेंटल राइट कितने थे, 7 थे। लेकिन प्रेजेंट में हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं, प्रेजेंट में हमारे फंडामेंटल राइट हैं 6। हम इसका डिटेल आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों पर संशोधन करने का राइट किसके पास है, संशोधन करने का राइट यानी कि अमेंडमेंट कौन कर सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा संसद के पास राइट होता है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों के संशोधन को लेकर के। क्या इसे हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, बिल्कुल, ये न्यायालय में यानी कि चैलेंजेबल होते हैं। और अगर आपके किसी कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आपका न्यायालय जो होगा वो आपको इसके लिए न्याय दिलाने का काम करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट है, अगर आपसे कोई पूछे हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, गार्जियन कौन है, इसका संरक्षक कौन है,
तो आप ध्यान रखिएगा इसका जो गार्जियन है वो है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका जो हमारी है, जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, स्पेशली व्हेन वी डिस्कस अबाउट सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे बोलते हैं वैसे ही हमारा न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो पहला तो आपको ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बेटर ऑप्शन तो ये होगा कि आप वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बनाते जाएं साथ में। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब जब बात कर ही रहे थे तो हमारे टोटल आपको मालूम है कितने फंडामेंटल राइट हैं, अभी हमने डिस्कस किया। टोटल फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकार हैं प्रेजेंट में हमारे पास 6। कौन कौन से अधिकार हैं? पहला समानता का अधिकार, फंडामेंटल राइट कौन सा? समानता का अधिकार। ध्यान रखिएगा समानता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक डिस्कस किया गया है और मैंने आपको बताया आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एफआर के बारे में बात करता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 कहाँ गया? आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 यानी राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, थर्ड हमारा फंडामेंटल। ये क्रोनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार अरेंज करने के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। सांस्कृतिक और शैक्षणिक हमारा जो अधिकार है आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, यानी कि सिर्फ आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। अगर संविधान की आत्मा, अगर कहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कि अगर सिर्फ आर्टिकल 32 को हटा दिया जाए तो हमारे जो संविधान की आत्मा है वो खत्म हो जाएगी। इट्स अ मर्डर ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्यों कहते हैं आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल राइट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आता है कि भैया जो 7 फंडामेंटल राइट थे वो 6 कैसे बचे? तो पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में किया गया। 1978 में हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने क्या किया, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा एक फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी, उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया है। और हटाने के बाद इसलिए हमारे पास टोटल कितने अधिकार बचे? 6। और राइट टू प्रॉपर्टी को अब एक क्या राइट माना गया? लीगल राइट माना गया। इसे एक लीगल राइट के तौर पे हमने इसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसको रखा नहीं गया, हटाया गया, लेकिन इसे लीगल राइट और आर्टिकल 300A के तहत इसको शामिल कर लिया गया। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 300A के तहत इसको शामिल कर लिया गया है। नाउ अब क्वेश्चन बनता है कि साहब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है? इट्स जस्ट अ बेसिक थिंग्स, जस्ट एक सेकंड में सुन लीजिए। सबसे पहली चीज, जो मौलिक अधिकार है उसे न्यायालय में लागू कर सकते हैं। लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये स्टेट यानी जो राज्य हैं, गवर्नमेंट है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है, नागरिकों को राइट देता है और कुछ सभी व्यक्तियों हेतु बल्कि सभी लोगों के लिए प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब आपका शुरू करते हैं आगे। तो देखिए 14 राइट टू इक्वलिटी इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट, समानता का अधिकार। लेकिन उससे पहले आर्टिकल जो हमारा 12 है और आर्टिकल जो हमारा 13 है, इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन बनता है, थोड़ा सा डिस्कशन तो बनता है। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि साहब आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है जरा समझते हैं। देखिए आर्टिकल जो 12 है वो राज्य की परिभाषा देता है, राज्य की परिभाषा, स्टेट के बारे में बताता है, राज्य की परिभाषा बताता है। अब ये वाले राज्य की बात नहीं हो रही जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये स्टेट की बात नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है यहाँ पर आप समझिएगा। ये राज्य के बारे में क्या कहता है कि अच्छा जब भी वर्ड आएगा फंडामेंटल, राज्य भारतीय मौलिक अधिकारों के साथ ये नहीं कर सकता, राज्य मौलिक अधिकारों को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसमें कोई स्टेट की बात नहीं होगी। तो उसी वर्ड का मतलब क्या है राज्य का, वो बता रहा है। ये कह रहा है राज्य का मतलब केंद्र सरकार। ठीक, राज्य का मतलब केंद्र सरकार, ध्यान रखिएगा। यानी कि केंद्र की कुछ भी हो, केंद्र का चाहे वो विधायिका हो चाहे वो कार्यपालिका हो। विधायिका यानी कि संसद की बात की जा रही हो, कार्यपालिका की बात की जा रही हो, ये दोनों के बारे में बात करता है। यानी कि राज्य में केंद्र सरकार आ जाती है, राज्य की सरकारें भी आ जाती हैं, जितने भी, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे योगी बाबा की सरकार है तो ये भी आएगी, संसद भी आएगी, विधानसभा भी आएगा, विधानमंडल भी आएगा,
साथ साथ आप ये ध्यान रखिएगा जितने स्थानीय निकाय हैं, यानी कि नगर पालिका हो गया, पंचायत हो गया, ये भी राज्य के अंतर्गत है और ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो। ये ध्यान रखने वाली बात है। सरकारी नियंत्रण वाले जितने भी निकाय होंगे वो सभी राज्य के अंतर्गत है और कोई भी ऐसी बॉडी जो लोगों के फंडामेंटल राइट को वायलेट करने का काम करेगी वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा। ध्यान रखिएगा, राज्य के अंदर एनसीईआरटी को भी रखा गया, ओएनजीसी को भी रखा गया, एलआईसी को भी रखा गया, एम्स को भी रखा गया है। ये सभी की सभी आर्टिकल 12 के अंतर्गत आ सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार समराइज करता हूं। आर्टिकल जो 12 में है, स्टेट की परिभाषा, राज्य की परिभाषा बताई गई है। ये बताया गया है राज्य शब्द का मतलब क्या है। जितनी भी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, राज्य की विधायिका हो, केंद्र की विधायिका हो, स्थानीय शासन की बात की जा रही हो, नगर पालिका, नगर निगम की बात की जा रही हो, और कुछ मैंने आपको बताया जैसे एनसीईआरटी, ओएनजीसी, एलआईसी, एम्स, और जैसे आपके जो भी आपके निकाय हैं ये सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे और इनमें से कोई भी बॉडी मौलिक भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। ये उस राज्य की बात की जा रही है। आई होप इट इज क्लियर। आपको राज्य का मतलब समझ में आ चुका होगा, राज्य का क्या मतलब है। क्लियर। आगे आते हैं। अब आता है आर्टिकल 13 का क्या मतलब है। आर्टिकल 13 के बारे में देख लेते हैं। सो आर्टिकल 13 इज आल्सो टॉकिंग अबाउट न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। जुडिशियल, सॉरी, इरेजर कहाँ गया, हाँ, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू क्या मतलब है इसका, देखते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल आपका है रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। कोई भी कानून जो संसद के द्वारा, सिंपल लाइन में बता देता हूं, कोई भी कानून जो संसद के द्वारा बनाया जा रहा हो, कोई भी कानून, और वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा हो, मौलिक अधिकार का, तो आर्टिकल 13 कहता है कि यदि कोई कानून जो संसद के द्वारा बनाया जा रहा होगा और मौलिक अधिकारों का वर्णन कर रहा होगा, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 वो कानून अपने आप ही नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि नल एंड वाइड यानी शून्य हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कहने का मतलब यह है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती, और अगर ऐसा कोई कानून बनाएगी तो उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और कौन कर देगा नल एंड वाइड डिक्लेयर? सुप्रीम कोर्ट। कौन कर देगा? सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए न्यायिक पुनरावलोकन रखा गया नाम, कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है किसी भी लॉ को लेकर के, और वो आपका इसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने का भी राइट होता है। तो ध्यान रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि आर्टिकल 13 ये बताता है कि कोई भी मौलिक अधिकार को हनन करने वाला कानून बनाया जाएगा, उसका जुडिशियल रिव्यू कर लिया जाएगा, और अगर संविधान के विरोधी पाया गया तो उसे हम नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। आई होप आपको आर्टिकल 13 आर्टिकल 12 दोनों क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है फंडामेंटल राइट, समानता का अधिकार। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर समानता के अधिकार को लेकर के, मौलिक अधिकारों को लेकर के। सबसे पहली चीज आती है मौलिक अधिकारों के बारे में। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे इसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल दिए गए हैं। आप भी क्रोनोलॉजी पर ही इनको याद रखिए। अब सबसे पहला आर्टिकल आता है समानता का अधिकार। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप आपको क्लास में इंटरेस्ट आ रहा होगा, और जिस तरीके से हमने यहाँ पर पीपीटी वगैरह बनाई है वो भी आपको सारी चीज क्लियर हो रही होंगी। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 अलग है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, और सबसे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस भ्रम में नहीं रह सकते हैं कि चलिए 14 to 18 याद कर लिया, इतना सफिशिएंट नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 14। अब ये आर्टिकल 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार क्या कहता है? इसके दो सेक्शन है। तो पहली चीज तो समानता का अधिकार अपने आप वर्ड बात कर रहा है इक्वेलिटी। क्या बात कर रहा है? इक्वेलिटी। इक्वेलिटी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन किस प्रकार की इक्वेलिटी? तो जो आर्टिकल 14 कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ किसके बारे में? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। यानी कि समक्ष, एक सेकेंड ये लिखने में मिस्टेक क्यों हो रही? विधि के
समझ समानता। ठीक है, विधि के समझ समानता। अब जरा बात को समझिएगा। कोई भी व्यक्ति हो, देश का कोई भी नागरिक हो, कानून के आगे सभी बराबर हैं। कानून के आगे सभी बराबर हैं। कानून के आगे सब बराबर है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। चाहे वो फिर देश में भले ही शाहरुख खान का बेटा हो, अगर उसने इलीगल किया है काम कोई, तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। फिर चाहे वो सलमान खान हो, उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा। और कोई बड़ा बिजनेसमैन अगर कोई करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। यही है राइट टू इक्वलिटी। और राइट टू इक्वलिटी कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज भी बात की गई है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या बात की गई है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण। ये भी ध्यान रखिएगा, विधि का समान संरक्षण, समान संरक्षण। अब इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, फिर से देखिएगा। मैंने क्या बोला आपसे, आपकी एक एक छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, बस आप प्रॉपर तरीके से वीडियो को अच्छे से फॉलो करेंगे। पॉलिटी हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपको जीएस में दिक्कत नहीं जाने वाली है। क्लास में रिवीजन भी करा दूंगा मैं इसका। विधि का समान संरक्षण, तो विधि का समान संरक्षण का क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो भी लॉज हैं, जैसे मान लेते हैं दो लोग हैं, एक ए और एक बी पर्सन है। ए बहुत ही गरीब है और बी बहुत अमीर है। तो अगर ए व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, और बी के खिलाफ कोई गलत कर रहा है, तो इस चांस ऑफ हैपनिंग कि बी जो है इजीली अपने न्याय के लिए पहुंच सकता है, ए जल्दी से जस्टिस नहीं हासिल कर सकता है। इसलिए कह रहा है कि कानून जो है सिर्फ बराबर नहीं होगा कानून के आगे, बल्कि कानून का संरक्षण भी मिलना चाहिए उन लोगों को जिनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है, या जो लोग कानून के बराबर नहीं आ पा रहे हैं या कानून का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कानून हमेशा सदैव खड़ा रहेगा फॉर प्रोटेक्शन के लिए। इसीलिए देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पुअर होते हैं, जिनके पास इतना भी पैसा नहीं कि वकील हायर कर सके, लॉयर हायर कर सके, इसलिए वो वकील उनको सरकारी वकील भी मुहैया कराया जाता है। आपने देखा होगा सरकारी वकील भी मुहैया कराया जाता है। दिस इज कॉल्ड जस्ट एन एग्जांपल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं अभी, इस पे बहुत कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। लगभग अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 14 पे भी आधे घंटे में डिस्कस कर सकता हूं, बट अभी मैं उस पर नहीं जाने वाला। ठीक है, अभी आते हैं मुद्दे पे लेकर के। सबसे पहली चीज, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब ये बताओ, ये जो विधि का समान संरक्षण या इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, तो विधि की समानता, जो इक्वलिटी ऑफ लॉ, ये कहां से लिया गया है? ये यूके से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समझ समानता, कानून के समझ समानता, ये यूके से लिया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी विधियों का समान संरक्षण जो है, ये अमेरिका से लिया गया है। दो अलग अलग फैक्ट हैं, दोनों पूछे गए फैक्ट हैं, आप ध्यान रखिएगा। विधि का समान संरक्षण यूएसए, और विधि के समझ समानता ये लिया गया है आपका कहां से? ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा दोनों चीजें। अच्छा, रूल ऑफ लॉ, ये क्या लगता है? इक्वलिटी बिफोर जो लॉ है बेसिकली क्या डिस्कस करता है? कानून का ही शासन होगा, और इसी को तो बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। आर्टिकल 14 बेसिकली कानून का शासन लागू कराता है। रूल ऑफ लॉ के बारे में पहली बार किसी ने कॉन्सेप्ट जो दी थी, वो एक थे एवी डाइसी नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। अब इसमें भी अपवाद है। ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून का जो संरक्षण है, ये किसके ऊपर नहीं लागू होता? तो ध्यान रखिएगा, इसका आपका अपवाद होता है राष्ट्रपति के ऊपर नहीं लागू होगा, राज्यपाल के ऊपर नहीं लागू होगा, और विदेशी राजनयिक के ऊपर नहीं लागू होंगे। जो आपके राजनीति होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, उनके ऊपर भी। राष्ट्रपति के ऊपर यानी कि जब वो पद पर बैठा होगा तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति गया, राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगा दिया कि राष्ट्रपति ने हमारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास किया, इनके खिलाफ एफआईआर लिखो, तो नहीं लिखी जाएगी एफआईआर जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर है। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं लिखाई जा सकती है, क्रिमिनल नहीं लिखाई जा सकती। ध्यान रखिए, क्रिमिनल। एक तरीका है राष्ट्रपति के ऊपर भी एफआईआर की जा सकती है। क्या तरीका है? जैसे मान लेते हैं कोई राष्ट्रपति है और उनका कोई सिविल मैटर है। सिविल मैटर का मतलब कोई प्रॉपर्टी, क्योंकि घर बार तो उनके भी होंगे ना, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, वाइफ से उनको डिवोर्स का कोई मैटर होने लगे, ऐसे मामले में 60 डेज पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करके उस मैटर पर कार्रवाई की जा सकती है। सो दैट इज अ प्रोसीजर, बट इतना आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने की आवश्यकता है, इतना सफिशिएंट है। सो आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 14 क्या है? अब आ जाते हैं आर्टिकल 15 पर। वीडियो में आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। सबसे पहला आते हैं आपका आर्टिकल 15 क्या कहता है। सबसे पहले चीज तो आर्टिकल जो 15 है, ये भेदभाव से निषेध करता है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाता है। डिस्क्रिमिनेशन पर
ये रोक लगाने का काम करता है, डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाता है। अब डिस्क्रिमिनेशन पर कैसे रोक लगाता है जरा ये भी समझ लेते हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाने का काम करता है तो क्या कहता है कि राज्य, अब वही वर्ड आ गया राज्य। राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट मध्य प्रदेश वो वाली नहीं है, राज्य का मतलब केंद्र सरकार, राज्य आपका राज्य सरकार है। सिंपल लैंग्वेज में क्या नहीं कर सकता, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य भेदभाव नहीं कर सकता किसके साथ, किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक। और जब नागरिक वर्ड बोल रहा हूं तो मैं यहाँ पर ध्यान रखना भारतीय नागरिक की बात हो रही है। किसी भी भारतीय नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। क्या मतलब हुआ, राज्य धर्म मूल वंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 15 हमें समानता के अधिकार के अंतर्गत अधिकार देता है। सिंपल लाइन में आपको समझाने का प्रयास किया मैंने, फिर से बोलता हूं, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करेगा, कि उसने ऐसा कोई कानून बना दिया जो हिंदुओं के लिए स्पेशल प्रोविजन बना देगा और उससे अदर जो रिलीजन के लोग होंगे उनको अफेक्ट करेगा। राज्य कास्ट के आधार पर कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता कि स्पेशल क्राइटेरिया दे दिया जाए, उनको स्पेशल प्रावधान बना दिए जाए। लिंग के आधार पर यानी कि लड़का या लड़की के आधार पर कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर मूल वंश जन्म स्थान, आप कहीं के भी रहने वाले हो, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रोविजन नहीं करेगा जिसके आधार पर उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सके। ये आई थिंक क्लियर समझ में आ गया है। अच्छा, आई थिंक ये क्लियर समझ में आ गया होगा। लेकिन राज्य कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, आर्टिकल 15 भी कहता है। किसके लिए कर सकता है, महिलाओं के लिए कर सकता है, बच्चों के लिए कर सकता है, SC ST के लिए कर सकता है, OBC के लिए कर सकता है, और आप तो EWS के तहत भी विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ये स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। महिलाओं के लिए अगर देखा होगा आपने 33% का जो रिजर्वेशन की बात आती है वो आर्टिकल 15 विशेष स्पेशल प्रोविजन देता है। आप जाते हैं किसी भी बस में देखा होगा महिला आरक्षित सीट्स होती हैं, स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं। बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं। SC ST को रिजर्वेशन देखा होगा आपने मिलता है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। SC ST को रिजर्वेशन मिलता है, OBC को रिजर्वेशन मिलता है, अब तो EWS को भी रिजर्वेशन मिलने लगा। और ये जो आरक्षण की बात की जा रही है, इन सभी कैटेगरी को जो आरक्षण दिया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शैक्षणिक संस्थानों में, ध्यान से सुन लीजिएगा, शैक्षणिक संस्थानों में, इन शैक्षणिक संस्थानों में जो आपको आरक्षण का प्रावधान है वो आर्टिकल 15 ही देता है। आर्टिकल 15 ही आपको प्रोवाइड करता है शैक्षणिक संस्थानों में एजुकेशन का जो राइट आपको मिल रहा है। किसके तहत, आरक्षण के तहत। आरक्षण जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है शैक्षणिक संस्थानों में SC ST OBC EWS के तहत आर्टिकल 15 में। गवर्नमेंट जॉब में आर्टिकल 16 आता है, अगर गवर्नमेंट जॉब में आपको आरक्षण मिल रहा है तो आर्टिकल 16 है। इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में और डिस्कस करना चाहूंगा जिससे आपको आइडिया रहे। तो इसी में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ आर्टिकल 15 के बारे में ही। बहुत ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा डेप्थ में चीज़ों को क्योंकि उतना नीड नहीं, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगा मैं। क्या डिस्कस करना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ देखिए, एक तो मैंने आपको देख लिया कि इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसके बाद आपको और एक चीज़ समझनी होगी, एक चीज़ और आपको समझनी होगी कि कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार से, कोई भी नागरिक की बात कर रहे हैं यहाँ, राज्य भी और नागरिक भी, किसी भी प्रकार से धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर जाने से नहीं रोक सकता है। सार्वजनिक स्थल पर जाने से नहीं रोक सकता, ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो इनको नोट कर लेना, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा लेकिन हल्का हल्का बताऊंगा इसमें। सार्वजनिक स्थल पर जाने से नहीं रोक सकता यानी कि कोई व्यक्ति हो या स्टेट हो, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर जाने से नहीं रोक सकता। एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अब इसमें जैसे आपका कोई होटल हो गया, कोई मनोरंजन पार्क वगैरह हो गया, कुआं हो गया। पहले देखा होगा गांव में अगर कुएं में पानी भरना होगा तो निचली जाति के लोग हैं, जाति के आधार पर भेदभाव आ गया, वो कुएं में पानी तब तक नहीं भर सकते जब तक उच्च वर्ग का आपका हायर कास्ट का कोई व्यक्ति वहां से उतर नहीं जाता। बट इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन अंडर द आर्टिकल 15, ये भेदभाव है और इसके तहत पनिशमेंट भी मिलेगी अगर आपका उस व्यक्ति ने हाईलाइट किया कि उनके साथ भेदभाव किया गया है। सड़क हो गया, सार्वजनिक स्थल हो गया, जितने भी इन सब जगहों पर आपका आर्टिकल 15 के तहत सार्वजनिक स्थल पर जाने से कोई व्यक्ति नागरिक भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ आर्टिकल 15 में ये आपका सेकंड में आता है, ये फर्स्ट में आ गया। आर्टिकल 15 में ही आप देखेंगे थर्ड एक कॉलम है जिसमें बताया गया है कि राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। स्पेशल प्रोविजन बच्चों और महिलाओं के लिए बना सकता है, किसके तहत, आर्टिकल 15 के तहत बना सकता है। बच्चों को देखा होगा तुमने स्कूल्स में निःशुल्क शिक्षाओं की व्यवस्था की गई है शुरुआती दौर पे,
यानी कि फ्री एजुकेशन की बात की जाती है, वो इसी के तहत आर्टिकल 15 के तहत ही की जाती है। इसी के तहत आपका आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 एक आपका दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि राज्य जो है, अब ये दो वर्ड की वर्ड ध्यान रखना, सामाजिक, सामाजिक और शैक्षणिक दोनों तौर से, यानी कि सोसाइटी में जिनका थोड़ा सा वैल्यू कम है मार्केट में, शैक्षणिक तौर पे जो पिछड़े हैं, उन दोनों लोगों को राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान बना सकता है। और यहीं से कॉन्सेप्ट पैदा होती है आरक्षण की, यहीं से कॉन्सेप्ट पैदा होती है आरक्षण की। अब तो ईडब्ल्यूएस के आर्थिक तौर पे कमजोर लोग जो होंगे, ईडब्ल्यूएस के आधार पर भी लोगों को बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ में इसी से निकलकर आता है आर्टिकल 15 क्लॉज 5, जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो शैक्षणिक संस्थान होंगे उन पर आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है एससी एसटी ओबीसी के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाद में एक फैक्ट और मैं इसमें ऐड कर देता हूं, एक फैक्ट और ऐड कर देता हूं और यहां से ये वाला आर्टिकल हमारा खत्म हो जाएगा। एक फैक्ट और ऐड कर देता हूं, वो फैक्ट ये है कि इसी में जब हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आपका क्लॉज 15(6) ऐड किया गया, और क्योंकि करंट की चर्चा थी बाद में, तो इसमें 10% का जो ईडब्ल्यूएस के तहत, ईडब्ल्यूएस के तहत क्योंकि एससी एसटी ओबीसी सबको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाने में रिजर्वेशन मिल रहा था, आरक्षण मिल रहा था, तो 10% ईडब्ल्यूएस के तहत भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में ऐड किया गया। और प्रोविजन इसके तहत क्या है, किसे ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा, बताया गया जिसकी आय जो है 8 लाख से ज्यादा ना हो, जिनके पास कृषि भूमि 5 एकड़ से ज्यादा ना हो, और आवासीय जो फ्लैट है 1000 गज के ऊपर ना हो, 100 गज के ऊपर नगर पालिका नहीं शहरों में प्लाट ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। बट ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो ऐसे भी बहुत सारे लोग बना लेते हैं इलीगल तरीके से। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 15। आई होप ये आपको आर्टिकल 15 समझ में आया होगा। नाउ विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 जो है वो डिस्कस करता है रोजगार में समान अवसर, यानी कि जब सरकारी नौकरियों की बात आएगी तो सरकारी समान अवसर रोजगार में बात करता है, तो इससे सरकारी नौकरी में सभी को समानता मिलेगी। सरकारी नौकरी में समान अवसर की बात करता है, समान अवसर की बात करता है, सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात करता है, यानी कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा। और यहीं से साथ अच्छा इसी आर्टिकल में ही आरक्षण की बात भी कही है, रिजर्वेशन की बात भी की गई है, जो समान अवसर की तो बात कर रहा है, लेकिन फिर क्वेश्चन वही उठ जाएगा कि सरकार जो है राज्य विशेष प्रावधान बना सकती है, विशेष प्रावधान बना सकती है किसके लिए, सरकारी नौकरियों पे जो लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए सरकार विशेष प्रावधान बना सकती है। वहीं से एससी एसटी ओबीसी और अब तो ईडब्ल्यूएस के लिए क्या मिल गया, आपका रिजर्वेशन की व्यवस्था मिल गई। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंपल सा प्रश्न, पहले तो रोजगार में समानता की बात किस आर्टिकल के तहत की जाती है, आर्टिकल 16 के तहत की जाती है। रिजर्वेशन जो सरकारी नौकरियों में किस आर्टिकल के तहत प्रोवाइड किया जाता है, आर्टिकल 16 के तहत किया जाता है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी कोई भी नागरिक हो, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, मूल स्थान, जन्म स्थान और इवन निवास, इसमें एक वर्ड और ऐड हो जाता है, निवास के आधार पर किसी को भी सरकारी नौकरी पर भेदभाव नहीं कर सकता। वो कहीं पर भी रह रहा हो, उसे सरकारी नौकरी से आप वंचित नहीं कर सकते। भारत के अंदर की बात हो, किस लिंग से आपका कौन से क्या जन्म स्थान है, उसका कौन सी जाति से बिलोंग कर रहा है, इस आधार पर कि आप ब्राह्मण हैं आपको नौकरी में नहीं शामिल किया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं बना सकते। आप इस रिलीजन के हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको एसएससी का एग्जाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा बिकॉज आप मुस्लिम कैटेगरी से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं बना सकता है। सो आर्टिकल जो 16 है वो इससे रिलेटेड बात करता है, ध्यान रखिएगा। और इसी में आर्टिकल 16 में ही, आर्टिकल 16 में ही जो हमारा पहले तो ये प्रोविजन ऐड था, मैं बहुत इसमें भी चीजें ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 16 में आपका 10% का रिजर्वेशन दिया गया, यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस के आधार पर। बाद में पहले ओबीसी एससी के लिए तो था ही ऑलरेडी, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं होती, ओबीसी एससी के लिए ऑलरेडी था। 10% का रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के आधार पर सरकारी नौकरियों में भी ऐड कर दिया गया। सो इट इज ऑल अबाउट आर्टिकल 16। आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। आर्टिकल 17 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 इज टॉकिंग अबाउट अस्पृश्यता, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है, टू गेट रिड फ्रॉम अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, टू गेट रिड फ्रॉम अनटचेबिलिटी, टू गेट रिड फ्रॉम अनटचेबिलिटी, टू गेट रिड फ्रॉम अनटचेबिलिटी।
अब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ये हमारा आर्टिकल 17 में बताया गया है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ, शहरों में लोग कुछ भी बोले, लेकिन गांव में अगर आप जाएंगे तो आज भी आपको छुआछूत का असर दिखाई पड़ेगा। गांव में आज भी आपको छुआछूत का असर दिखाई पड़ता है। सो ये वही बात कर रहा है, आर्टिकल 17 टॉकिंग अबाउट आपका अस्पृश्यता का अंत पूरी तरीके से कर दिया गया है। और इसके लिए आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 भी बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 भी बनाया गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके तहत उसमें दंड का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इवन कि मरने के बाद भी किसी भी शरीर की, किसी भी मृत शरीर के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे भी पूरा अंतिम संस्कार करने का पूरा राइट होता है। इसलिए देखा होगा कोई भी कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, उसकी डेड बॉडी को सौंप दिया जाता है उसके घर के लोगों को। आर्टिकल 18 क्या बात करता है, आर्टिकल 18 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं साहब। आर्टिकल 18 इज टॉकिंग अबाउट उपाधियों का अंत, रिमूवल ऑफ टाइटल, रिमूवल ऑफ टाइटल, रिमूवल ऑफ टाइटल, रिमूवल ऑफ टाइटल। तो रिमूवल ऑफ टाइटल का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति अब किसी प्रकार की उपाधि नहीं, जैसे पहले क्या होता था, राजा महाराजा धीराज पधार रहे हैं, तो ऐसा कोई टाइटल अब कोई व्यक्ति नहीं गेन कर सकता। सर की उपाधि नहीं कोई गेन कर सकता, राय बहादुर की उपाधि कोई नहीं गेन कर सकता। ये सब टाइटल्स के नाम है, इन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं धारण कर सकता है। लेकिन इसमें भी अपवाद दिया गया है, इसमें भी अपवाद दिया गया है। 2 क्षेत्रों में टाइटल अलाउड होता है, किस किस क्षेत्र में, एक शिक्षा के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में, और एक आपका सेना के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में अलाउड होता है। मिलिट्री में और एजुकेशन में, इसलिए देखा होगा जिसे आप पढ़ाई करके आते हैं तो डॉक्टर, आप एमबीबीएस होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ये टाइटल ही है आपको बेसिकली, ये लगाने का राइट होता है, क्योंकि माना जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद है तो यहाँ पर एक तरीके से प्रमोट करने के लिए इसे ऐड किया गया है। कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, आपका जो मेजर हो गया, इनके आगे जो लगे हुए टाइटल, ये भी आपको आर्मी में भी मोटिवेशन देने के लिए इन दोनों को ऐड किया गया, दोनों टाइटल्स को ऐड किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ऐसे जो ये अवार्ड है, ये टाइटल नहीं है, इसलिए पहली चीज तो आप इन्हें नाम के आगे लगा भी नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इन्हें नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। दिस इज नॉट टाइटल, ये उपाधियां नहीं है। तो ये हमारा पूरा का पूरा था राइट टू इक्वलिटी के बारे में। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंटेंट आपका ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यहीं पर रोक देना चाहिए। पहला आपको आर्टिकल बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया पूरी तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आपको यहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट का जो पहला जो आपका पार्ट था, यानी कि हमारा राइट टू इक्वलिटी, उसका मैंने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक मुझे लगता है उस पर हम कैरी ऑन करना चाहिए हमें। राज्य की डिफिनीशंस क्या होती है, यहाँ पर आर्टिकल 13 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन क्या है आपका, कि सुप्रीम कोर्ट आप जो हमारा फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, कोई भी कानून ऐसा बनाया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा, उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर मौलिक अधिकार से हमने राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात की। राइट टू इक्वलिटी के 2 पार्ट थे समानता के अधिकार के अंतर्गत, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो हमारा यूके से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून का समान संरक्षण जो है यूएसए से लिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल जैसे कुछ अपवाद आपको ध्यान रखने हैं। फिर आर्टिकल 15 में हमने बात किया भेदभाव से रिलेटेड, कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता या धर्म, जाति, लिंग के, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है महिलाओं, बच्चों, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आधार पर। ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन 103वां संविधान संशोधन के तहत इसे ऐड किया गया। फिर इसके बाद रोजगार में समानता की बात कर रहा था आर्टिकल 16 को लेकर के। एससी, एसटी, ओबीसी, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशंस आपका, उनको प्रिजर्वेशन दिया गया। आर्टिकल 17 जो है वो एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, छुआछूत के अंत की बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ध्यान रखिएगा, 1955 आपका। इसके साथ साथ में आर्टिकल 18 जो है उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है, रिमूवल ऑफ द टाइटल्स। ठीक है, राय, इसमें जैसे पहले के जमाने में होता था, नाइटहुड की एक उपाधि हुआ करती थी जो महात्मा गांधी को दी गई थी, उसको भी उस तरह के ऐसे कोई भी टाइटल अब गेन नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। सो ऑल अबाउट दिस, आप स्वतंत्रता का अधिकार खुद अपने आप में एक बड़ा है, तो अब इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर हमारी पीपीटी प्रॉपर रेडी है, जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो आई थिंक ये आज के लिए इतना सफिशियंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें और नोट्स आप प्रिपेयर करते रहें, आपको कंटेंट लगातार मिलता रहेगा।